हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और आज हम शुरू करते हैं विलियन। तो सब रेडी है ना? सब तैयार हो जाइए विलियन के लिए, क्योंकि विलियन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको बोर्ड एग्जाम से कॉम्पिटिशन एग्जाम तक इसमें से कई अंक का मिल जाता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज विलियन चैप्टर। और विलियन चैप्टर के मैं बता दूं आपको, दो टॉपिक हो भी गए थे, विलियन की सांद्रता, व्यक्त करने की विधियां, और विलियन में राउल्ट्स लॉ भी हो गया था। आज हम विलियन में शुरू करेंगे अणु संख्या गुणधर्म। क्या करेंगे शुरू? अणु संख्या गुणधर्म। तो आज विलियन में शुरू होगा बच्चों अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्या गुण, अणु संख्या गुण आज शुरू करेंगे विलियन में। तो बच्चों, अणु संख्या गुण विलियन में शुरू कर रहे हैं आज। तो अणु संख्या गुण होते कौन से हैं? विलियन के वे भौतिक गुण जो विलायक के दिए गए आयतन में, विलियन के वे भौतिक गुण जो विलायक के दिए गए आयतन में केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलियन के अणु संख्या गुण कहलाते हैं। विलियन के वे गुण जो, बल्कि वे भौतिक गुण का बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, विलियन के वे भौतिक गुण जो विलायक के दिए गए आयतन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुण कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखो अणु संख्या गुण। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले वीडियो में। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2, क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 3, हिमांक का अवनमन। और नंबर 4, परासरण दाब। ये पाई होता है और ये होता है डेल्टा टी, ये होता है डेल्टा टी, ये आप जानते हैं P माइनस P अपॉन P। ये 4 अणु संख्या गुणधर्म है। ये केवल वे भौतिक गुण हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। किसी विलायक में यदि विलेय ज्यादा है तो उसका गुण अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। तो जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें बोलते हैं अणु संख्या गुण। इसके बाद बच्चों, विलियन के अणु संख्या गुणों के विषय में कुछ तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट्स इस प्रकार है, सुनिए ध्यान से आप। अगर ताप को चेंज न किया जाए, एक समान रखा जाए और उनकी मोलर सांद्रता भी न बदली जाए, मोलर सांद्रता भी समान रहे, तो यूरिया, शर्करा, ग्लूकोज के जलीय विलियन का परासरण दाब भी समान रहेगा, विलियन के डेल्टा टी का मान भी समान रहेगा। अगर ताप और मोलर सांद्रताएं न बदली जाएं, समान ताप और समान मोलर सांद्रताएं हो, तो विलियन का परासरण दाब, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, शर्करा, जो भी हैं सबके विलियन का परासरण दाब क्या होगा? समान रहेगा और डेल्टा टी का मान भी समान रहेगा।
अगर ताप और सांद्रताएं को चेंज न किया जाए तो पहली शर्त, तो समान ताप व समान मोलर सांद्रता पर, समान ताप और समान मोलर सांद्रता पर कौन से, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया या मान लीजिए जितने भी अवाष्पशील हैं और इसके साथ साथ या अन अपघट्य हैं, इनके समान ताप और समान मोलर सांद्रता पर ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, अवाष्पशील, अनअपघट्य जो विलयन है, इन सभी के जलीय विलयन का जलीय विलयन का परासरण दाब होता पाई व डेल्टा टी का मान समान रहता है, का मान समान रहता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, अणु संख्या गुण, पहला पॉइंट तो ये रहा इसके बारे में, अणु संख्या गुण के बारे में। दूसरा पॉइंट है अणु संख्या गुण। एक अणु में एक आयन के लिए अणु संख्या गुणों के लिए एक अणु व एक आयन का योगदान बराबर रहता है। अणु संख्या गुणों के लिए एक आयन का हो या विलय के एक अणु का हो, इनका योगदान हमेशा बराबर रहता है। अगली बात, तीसरी बात, जो अणु संख्या गुण है, अणु संख्या गुण अणु संख्या गुण 1/, विलय का मोलर द्रव्यमान। अणु संख्या गुण विलय के मोलर द्रव्यमान जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात भी आपको याद रखनी होगी। प्यारे बच्चों, अणु संख्या गुण के बाद अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। एक तो है शुगर, शर्करा बोलते हैं इसे। शर्करा। दूसरा है NaCl। तीसरा है
CaCl2 और चौथा दे दिया इन्होंने हमें Na3PO4। शर्करा, NaCl, CaCl2 और Na3PO4। क्या इन सभी इन चारों पदार्थों के जलीय विलयनों का अणु संख्या गुण बराबर होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, पॉइंट है कि शर्करा है शुगर में आप C12H22O11 ले सकते हैं, NaCl है नमक, CaCl2 है और Na3PO4 है। क्या इन चारों के जलीय विलयनों का अणु संख्या गुण बराबर होगा? बताइए जरा। इन चारों के अणु संख्या गुण बराबर नहीं होंगे। देखिए शर्करा है नंबर 1 पर, शर्करा का तो एक अणु था, एक ही रहेगा, एक ही। NaCl है, NaCl का जलीय विलयन अपने 2 आयनों में टूट जाता है, एक Na आयन में और दूसरा Cl आयन में। 2 आयन हो गए। मैंने बताया था आपको, आयन हो या अणुओं की संख्या हो, विलय के कणों की संख्या हो, इन सबके अणु संख्या गुण बराबर रहते हैं हमेशा। 2 हो गए इसमें 1 था। CaCl2 में कितने हो गए देखो, 3 हो गए। Na3PO4 में कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए। तो जब इनमें कणों की विलय के कणों की संख्या बराबर नहीं है तो इनके अणु संख्या गुण भी बराबर नहीं होंगे। सबसे कम किसका होगा, शुगर का होगा, शर्करा का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, Na3PO4 का होगा, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो जितने ज्यादा विलय के कण होंगे या आयन होंगे, अणु संख्या गुण उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे कम इसका, सबसे अधिक इसका होगा। याद रहेगी बात ये। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन इकट्ठे की बात करें, अब हम यदि नहीं क्रम में लगाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका लगाएंगे, Na3PO4 का विलयन, फिर CaCl2 का विलयन, फिर NaCl का जलीय विलयन और फिर शुगर, शर्करा। ये क्रम रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे बच्चों, ये अणु संख्या गुण धर्म के बारे में आप समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, परासरण था, परासरण दाब। परासरण क्या है, पहले तो देखिए परासरण, ओस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज ओस्मोसिस, ओस्मोसिस है क्या। तो थोड़ा पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ओस्मोसिस क्या होता है बच्चों, फिर उसके बाद ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताएंगे। अब विलायक का कम मोलर सांद्रता से, एक हमने यहां पर कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने एक SPM लगा दी, ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी इसमें, एक हमने SPM लगाने के बाद हमने इधर भी भर दिया सॉल्यूशन, इधर भर दिया सॉल्यूशन। ध्यान रहे ये एक कंटेनर है, इसमें बीच में क्या लगी हुई है, SPM। SPM क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसे, अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM। इधर हमने भर दिया कम मोलर सांद्रता का विलयन, कम सांद्रता, इधर भर दिया हमने कौन सा, अधिक सांद्रता वाला विलयन। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद, जब कुछ समय बीत जाता है, तो
कम सांद्रता में से विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। इसी को परासरण कहते हैं। जब विलायक का कम मोलर सांद्रता के विलयन से अधिक मोलर सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करना परासरण कहलाता है। तो किसके कण गति करेंगे? विलायक के कण जाएंगे। कहां से होकर? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कहां जाएंगे? अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। तो क्या बोलेंगे इसे? इस क्रिया को बोलेंगे परासरण। तो इसे बोलते हैं बच्चों परासरण। परासरण वह क्रिया है जिसमें कम सांद्रता वाला विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है, परंतु इस गति में केवल विलायक के कण भाग लेते हैं, विलेय कण गति नहीं करते हैं, क्योंकि विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है, वह अर्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्रों में से पार नहीं हो पाते हैं। इसलिए केवल विलायक के कण ही अर्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्रों में से पार हो पाते हैं और अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चले जाते हैं। इसी की को बोलते हैं परासरण। आपने देखा होगा, अगर एक एग लिया जाए और एग के ऊपर जो है जो एग के ऊपर कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग के जो ऊपर है वो कवच है कैल्शियम कार्बोनेट का, और एग को हमने बिल्कुल वो कवर उतार कर रख दिया। ये एग है, अंडे का सामान्य आकार है, अंडे का सामान्य आकार। ये कोई एग है, इस अंडे का सामान्य आकार है बिल्कुल ये। अब हमने इस अंडे को जल में रख दिया है, जल है इसमें, तो जल में रखा अंडा फूल जाएगा। ये जल में रखा अंडा है, जल में रखा अंडा फूल गया। क्यों फूल गया? क्योंकि अंडे के ऊपर जो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली थी, छिलके के नीचे जो होती है, जब अंडे का हमने कवच उतार दिया छिलके का ऊपर से, तो उसके अंदर झिल्ली है। अब वो झिल्ली काम कर रही है अर्धपारगम्य झिल्ली का, तो अंडे के अंदर जो विलयन है वो सांद्र विलयन है, गाढ़ा विलयन है, सांद्र विलयन है, कंसंट्रेट है, और पानी तनु डाइल्यूट होता है, तो पानी जो है विलायक जो है वो उस झिल्ली से होकर अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएगा और अंडा फूल जाएगा। तो ये है परासरण। एक और क्या किया हमने अगले प्रयोग में, एक अंडे के छिलके को उतारकर उसे नमक के घोल में रख दिया। जब उसे नमक के घोल में रख दिया हमने, तो नमक के घोल में रखने के बाद हम देखते हैं कि वो अंडा सिकुड़ गया, अंडा छोटा हो गया, सिकुड़ गया। तो अंडा क्यों सिकुड़ गया? क्या वजह रही होगी इसके पीछे? तो प्यारे बच्चों, इसके पीछे वजह यह रही है कि जो अंडा था, अंडे के ऊपर जो झिल्ली थी अर्धपारगम्य झिल्ली की, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो एग है इसके ऊपर एक एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो झिल्ली थी ये एसपीएम थी इसके ऊपर, ये साधारण अंडा था, साधारण अंडा। तो नमक के घोल में रखा अंडा क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि अंडे के अंदर का जो विलयन था उसकी कंसंट्रेशन कम थी और जो बाहर नमक का घोल था उसकी सांद्रता ज्यादा थी। तो अंडे के अंदर जो विलयन था उस विलयन में जो पानी के कण थे वह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर बाहर की ओर आ गए कंटेनर में, और अंडा वहां पर क्या हुआ? सिकुड़ गया। तो इस प्रकार अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि बाहर कंटेनर जो है उसमें नमक का घोल भरा हुआ है, उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है, और जो अंडे के अंदर है उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा कम थी उसकी तुलना में। तो अंडे के अंदर से विलायक के कण बाहर निकल कर आ जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से, और वो अंडा सिकुड़ जाता है। आपने देखा होगा किशमिश होती है, पानी अगर किशमिश में भर जाता है या दूध भर जाता है तो फूल जाती है, और उसे रख दो धूप में, बाहर रख दो हवा में, तो उसके अंदर का पानी बाहर निकल कर वाष्पित हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे।
सब्जी वाला होता है वो पानी छिड़कता रहता है सब्जी के ऊपर, जिससे कि सब्जी हरी भरी रहे, और वो परासरण क्रिया के अंदर पानी उसके अंदर पहुंचता रहता है। तो ये थे सारे बच्चों परासरण। अब परासरण के बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब इसके विषय में पढ़ेंगे कि ओस्मोटिक प्रेशर है क्या, परासरण दाब है क्या। देखिएगा, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना न्यूनतम बाह्य दाब लगाया जाता है, विलयन पर जितना न्यूनतम बाह्य दाब लगाया जाता है, उस बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए दाब लगाया गया उसे बोलेंगे परासरण दाब। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना न्यूनतम बाह्य दाब उसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसी न्यूनतम बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब की जो यूनिट होती है, इनकी यूनिट वायुमंडल भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, बार भी होती है। तो ये सब यूनिट है परासरण दाब की, बार, वायुमंडल, मिलीमीटर, ये सब दाब की यूनिट है। क्या है ये, परासरण दाब की यूनिट है। तो बच्चों अब परासरण दाब को हम व्यक्त कैसे करते हैं, किस इक्वेशन से निकालेंगे, पीवी बराबर एन आर टी। आप पी की जगह पाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, पाई वी बराबर एन आर टी, जहां पाई क्या है, यहां पर परासरण दाब है, वी क्या है, यहां पर जो विलयन है उसका आयतन है, विलयन का आयतन, और यहां पर एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, आर क्या है, विलयन स्थिरांक है, या आवश्यक गैस स्थिरांक, या फिर विलयन स्थिरांक कह सकते हैं। और टी क्या है यहां पर, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टी क्या है, परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये थे बेटे परासरण दाब को कैसे हम फाइंड करते हैं। आर की वैल्यू क्या होती है ये सब बताऊंगा। वायुमंडल में जब पाई वायुमंडल में हो तो वी लीटर में ले जाएगा, याद रखना। जब, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, पाई क्या हो, वायुमंडल में हो, तो V क्या होगा, पाई वायुमंडल में तथा V लीटर में हो, तथा V लीटर में ले जाता है। पाई का रहेगा वायुमंडल में तथा V को काटो यहां से,
लिया जाता है। आर की वैल्यू रखनी है आपको हमेशा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर के इनवर्स मोल इनवर्स, और टी जो है हमेशा कहा देते हैं टी केल्विन में लेंगे, याद रखना केल्विन में लेते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर बोर्ड एग्जाम पूछता है बच्चों आपसे कि परासरण दाब से विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे। परासरण दाब से विलेय के अणुभार का निर्धारण ये एक पॉइंट बन गया कि परासरण दाब से विलेय के अणुभार का निर्धारण करिएगा। क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि परासरण दाब से विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आप ध्यान से देखना, तो यहाँ जो बैठे हुए वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ये, तो मेरा दावा है कि यदि आप अभी ध्यान से 2 मिनट सुन लेंगे इसे, तो वहां बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा आपको, तो आप चुटकियों में कर देंगे सोल्व। कैसे करेंगे आप लोगों को पता है, एक मैंने आपको समीकरण बताई थी कि आप परासरण दाब निकालने की इक्वेशन थी PV = nRT, और मैंने कहा था P की जगह आप पाई कर सकते हो, पाई V = nRT, जहां n क्या होता है, मोल होते हैं। मोल क्या होता है, W/m। अब यहां W/m क्या है, W/m, m यहां पर है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। परासरण दाब से विलेय के अणुभार का निर्धारण करना हमें, तो यहां पर ये हो गया। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पाई V = W/mRT, जहां m क्या है, विलेय का अणुभार है, और पाई क्या है, परासरण दाब है। पाई क्या है, परासरण दाब, और ये क्या है, विलेय का अणुभार। अगर हमें पाई का मान पता है, V का मान पता है, W का मान पता है, R का मान पता है, T का मान पता है, तो M का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें पाई का मान पता हो, V का मान पता हो, W का मान पता हो, R का मान पता हो, T का मान पता हो, यदि इनके मान ज्ञात होने पर, चलो रख लेते हैं, ज्ञात होने पर m का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें इनका मान ज्ञात है तो हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। अब आता बच्चों एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या बनता है यहां पर, एक पॉइंट बनता है कि समपराश्रयी विलयन क्या बनता है, समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, क्या है समपराश्रयी विलयन, तो इसे आप समझेंगे समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। स्थिरता पर जिन विलयनों के, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्थिर
ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं, जिन विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं। स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं वे समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। वे सम पराशरी विलयन कहलाते हैं। स्थिर ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। कुछ पॉइंट है इनके बारे में। नंबर 1, जब दो सम पराशरी विलयनों को एसपीएम के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है तो परासरण क्रिया नहीं होती। दूसरा पॉइंट, अगर ताप स्थिर रखा जाए, ताप क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए, ताप में कोई चेंज ना करें हम, तो स्थिर ताप यदि हो, स्थिर ताप पर समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं विलयनों की मोलर सांद्रता बराबर होती है। मतलब पहले की C1 है तो दूसरे की C2 दोनों बराबर होंगी। और C1 क्या होता है? सांद्रता क्या होती है? मोल अपॉन आयतन। तो C1 का मतलब क्या? N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2। अब क्योंकि C बराबर होता N अपॉन V, जैसा C इक्वल टू N अपॉन V होता तो N1 V1 अपॉन N2 V2 हो जाएगी। इसके बाद अब N क्या होता है? W अपॉन M। N क्या होता है? W अपॉन M होता है। तो क्या बन जाएगा यहां पर? W1 अपॉन V1 इंटू क्या हो गया? N1 बराबर W2 अपॉन V2 इंटू N2। ये हो गई समपराश्रयी विलयन के लिए। अब बच्चों समपराश्रयी विलयन के बाद अगला पॉइंट आता है विसरण क्या होता है, विसरण परासरण में क्या अंतर है, प्रतिलोम परासरण क्या है। ये सारी बातें आपको अभी समझाते हैं हम कि विसरण क्या है।
आपने सुना होगा विसरण, नाम सुना होगा कभी ना कभी। विसरण, विसरण क्या होता है? डिफ्यूजन होता क्या है? विसरण क्या होता है? देखिए, विसरण, विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। याद रखना, विसरण में, विसरण जो होता है वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। दूसरा, विसरण में एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती। विसरण में एसपीएम, एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती। विसरण में विलायक तथा विलेय दोनों के कण एक दूसरे के दिशा में गति करेंगे। अगर इधर को जा रहा है विलायक, तो यहां इधर को आएगा, इधर को विलायक जा रहा है तो इधर को विलेय चलेगा। विलेय और विलायक दोनों के कण एक दूसरे की ओर गति करते हैं। विसरण में, विसरण को न तो कभी रोक सकते हैं और न ही इसे विपरीत दिशा में मोड़ा जा सकता है। न तो विसरण की कभी रुकती है और न ही कभी इसे विपरीत दिशा में मोड़ा जा सकता है। विसरण गैसों में हो सकता है, द्रवों में हो सकता है, विलयनों में हो सकता है, सब में हो सकता है। गैसों में, द्रवों में, विलयनों में, सब जगह विसरण हो सकता है। जीव विज्ञान में विसरण का कोई महत्व नहीं है। अगर वो कहता है कि परासरण क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, तो देखो, तो इसमें क्या था, अधिक से कम की ओर जा रहा था या कम से अधिक की ओर जाएगा। विसरण क्या था, अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम की ओर। अब इसमें एसपीएम की आवश्यकता नहीं थी, परंतु परासरण में एसपीएम की आवश्यकता होती है। विसरण में क्या होता है, विलेय और विलायक के कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूव करेंगे, परंतु परासरण में क्या होता है, केवल विलायक के कण मूव गति करते हैं, विलेय कण गति करते ही नहीं है। विसरण का जीव विज्ञान में कोई महत्व है ही नहीं बायोलॉजी में, परंतु परासरण का जीव विज्ञान में बहुत महत्व है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर परासरण क्रिया को विपरीत दिशा में दौड़ा सकते हैं, परंतु विसरण को विपरीत दिशा में किसी भी विधि से नहीं किया जा सकता। दोनों में अंतर आ गया। अब बच्चों, परासरण विसरण में अंतर के बाद अब आता है एक प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस। प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है? देखिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर दाब डाल दिया गया और जितना न्यूनतम दाब डाला जिससे कि परासरण क्रिया होने से रुक जाए, तो उसे तो बोलते थे परासरण दाब। अगर परासरण दाब से भी अधिक दाब डाल दिया जाए, सांद्र विलयन पर परासरण दाब से भी ज्यादा दाब डाल दिया जाए, तो अभी तो परासरण क्रिया क्या होती है, विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। परासरण दाब से अधिक दाब डालकर, परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर, परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर, परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर परासरण परासरण को विपरीत दिशा में करना। परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर परासरण को विपरीत दिशा में करना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। प्रतिलोम परासरण
कहलाता है। परासरण दाब से रहित दाब लगाकर परासरण को विपरीत दिशा में करना क्या कहलाता है? प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ कहलाता है। इस आरओ का प्रतिलोम परासरण का उपयोग पहले कहां करते थे? समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए, समुद्री पानी को प्योर करने के लिए परासरण दाब प्रतिलोम परासरण का प्रयोग करते थे। आजकल लगभग आरओ का प्रयोग सभी घरों में हो रहा है और पानी को शुद्ध करने के लिए सभी घरों में आरओ लगाया जा रहा है, परंतु पहले इसका उपयोग समुद्री पानी को शुद्ध करने में किया जाता था। तो यह था बच्चों परासरण दाब। और परासरण दाब के जितने भी परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण, विसरण, सभी टॉपिक आपको यहां इस वीडियो में कराए गए, इस लेक्चर में कराए गए। अब आपको इससे आगे के लेक्चर में कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे और उसके बाद फिर इन सबके ऊपर न्यूमेरिकल जो थे वो कराएंगे। तब तक के लिए आपका टॉपिक यहीं पूरा होता है। आप सभी को नमस्कार और थैंक यू।